नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को केवल 3 महीने बाकी है और राजनीतिक विषाद बीत चुकी है। और खास तौर पर आज हम बात कर रहे हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र की। और राजनगर विधानसभा क्षेत्र में जैसा कि सभी को पता है 15 सालों से यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं नाती राजा और वीर विक्रम सिंह नाती राजा 15 साल से विधायक, लगातार उनका दबदबा है इस सीट पर। और एक बार फिर इस सीट को लेकर फिर से चर्चा का जो जोर है पूरे शबाब पर है। और हमारे साथ आज एक युवा नेता मौजूद है, अरुण उपाध्याय। अरुण उपाध्याय के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अरुण उपाध्याय संघ से भी ताल्लुक रखते हैं, एबीवीपी से भी ताल्लुक रखते हैं और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रिय है पिछले लंबे समय से, और एक अधिवक्ता भी हैं और जाने माने युवा नेता हैं। आज हम सीधी बात करते हैं कि आखिर राजनगर जो विधानसभा का राजनीतिक गणित क्या है और उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो क्या है और वो किस तरीके से दाव आजमाना चाह रहे हैं इस सीट पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण उपाध्याय जी। आपको लेकर एक चर्चा शुरू हो चुकी है कि आप भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और राजनगर विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और तो क्या जो वर्तमान में पृष्ठभूमि है राजनगर की, आप अपने आप को उसके अनुरूप पाते हैं? क्या आप टक्कर दे पाएंगे ऐसे नेताओं को जो 15 सालों से यहाँ पर शासन कर रहे हैं? मुझे लगता है क्योंकि मेरा जो आपने कहा कि राजनीतिक विषाद पृष्ठभूमि, मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ सबसे पहले, और मेरे पूज्य पिताजी श्री मैया दीन उपाध्याय जिन्होंने सन 1970-75 से लेकर के जनसंघ की राजनीति क्षेत्र के अंदर की है। जब वो जमाना था कि जनसंघ का झंडा लेना भी एक अपने आप में कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती थी, उस समय हमारे पिताजी श्री मैया दीन उपाध्याय जी और इस क्षेत्र के गिने चुने लोग हुआ करते थे जो भाजपा उस समय के जनसंघ कहे जाने वाले झंडे को थामते थे। तो तब से लेकर के हम परिवार के अंदर देखते आ रहे हैं कि राजनीतिक का माहौल कैसे होता है, राजनीतिक के माध्यम से समाज की सेवा कैसे की जाती है, उस सेवा भाव को आत्मसात करते हुए मैंने भी राजनीतिक क्षेत्र में जाते हुए समाज की सेवा करने का संकल्प लिया था। और जब एक पहाड़ से एक लक्ष्य के सामने जब कोई पहाड़ होता है सामने, तो कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है, इसका इतिहास उदाहरण है कि बड़े पहाड़ को एक छोटे से व्यक्ति आकर के उस पहाड़ में कील ठोक करके उस पहाड़ पे फतेह पा जाता है। हाथी के सामने एक चींटी जब आती है तो वो चींटी हाथी को ध्वस्त कर देती है। तो पहाड़ से मुझे लगता है कि मैं एक गरीब परिवार का, एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति भी हूँ। मेरे पूज्य पिताजी सरपंच भी रहे हैं, मेरे भैया इस बमीठा भूरा वार्ड से जब विषम परिस्थिति थी, जब कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा था, उस समय हमने सामंतवाद का सामना करते हुए जनपद का फार्म भरा और जनपद क्षेत्र की जनता ने ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के अंदर सबसे प्रचंड जीत हमारे परिवार को दिलाई थी और जनपद में हमारे परिवार ने प्रतिनिधित्व किया था। तो संघ से आपका कहने का मतलब आपके जो परिवार का जो ताल्लुक है संघ से रहा है, तो और जाहिर सी बात है कि संघ में जो राजनीतिक रूप से जो सक्रिय होते हैं और वो कहीं ना कहीं भाजपा का रुख करते हैं और भाजपा में आते हैं। लेकिन आपके नाम की इतनी ज़्यादा फिलहाल चर्चा नहीं है। ज़्यादातर जो राजनगर सीट है जो चुनाव होता है वो उसमें बीजेपी और कांग्रेस मुख्य रूप से टक्कर उनकी होती है। लेकिन आप अभी तक जो चर्चा है, पिछली बार अरविंद पटेल यहाँ से अच्छी खासी टक्कर दी थी उन्होंने नाती राजा को, तो आप स्वयं स्वतंत्र तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या बीजेपी से आप टिकट की मांग कर रहे हैं? थोड़ा बताइए विस्तार। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और निश्चित तौर पर मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी मेहनत के दम पर पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से इस राजनगर क्षेत्र के अंदर अपना नाम बनाया है, लोगों के दिलों में जगह बनाते जा रहा हूँ। और मैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जब अपने वर्षों से काम करते आ रहा हूँ, 17 वर्ष की छोटी अल्पायु से मैंने संगठन की राजनीति शुरू की थी। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी जनसंघ के इस जमाने के कार्यकर्ता इस क्षेत्र के अंदर रहे, उसके नाम के आधार पर, उनके नाम के आधार पर मैं इस क्षेत्र में दावेदारी कर रहा हूँ। मैंने स्वयं की मेहनत के आधार पर भी अपने क्षेत्र में नाम बनाया है। अधिवक्ता होने के नाते भी मैं लोगों की मदद लगातार करने का प्रयास करता हूँ और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जब मैंने काम किया है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी करूंगा और भारतीय जनता पार्टी से प्रयास आपको कहने का मतलब है कि जो विरासत में जो संघ की विरासत रही है आप उसको दरकिनार करके स्वयं अपना वजूद बना रहे हैं और पार्टी में आप चाहते हैं कि आपको टिकट मिले। तो ये बताइए कि जो अभी तक राजनीतिक रूप से अगर देखें तो राजनगर जो सीट है बहुत बड़ी सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कांग्रेस का दबदबा है, चाहे सरकार हो या ना हो लगातार उसका दबदबा है। तो आप ऐसा क्या कुछ खास आपका विजन क्या है कि जो आप इतनी बड़ी दावेदारी कर रहे हैं इस सीट पर?
मुझे लगता है कि जब से राजनगर विधानसभा अस्तित्व में आई है, हम और आप सब लोग जानते हैं, क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि 2008 में राजनगर विधानसभा जब अस्तित्व में आई, पहले ये क्षेत्र छतरपुर विधानसभा में हुआ करता था। जब राजनगर सब विधानसभा अस्तित्व में आई तो जब से लेकर के अब तक मुझे लगता है कि इस विधानसभा में पला है, इस विधानसभा में जिसने जन्म लिया है, इस विधानसभा की मिट्टी में जिसने खेल खेला है, इस विधानसभा में जो कहते हैं कि लंगोटिया यार जो होते हैं, लोग जमीन से जुड़ करके मस्त होकर के क्षेत्र के अंदर रहे हैं, ऐसे किसी कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट ना मिलने का एक सबसे बड़ा कारण रहा है। हमने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया, दूसरी बार भी ये एक्सपेरिमेंट किया, 18 में भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, और हमें कहीं ना कहीं एक चूक हो जाती है कि क्षेत्रीयता के आधार पर हम चुनाव हार जाते हैं लास्ट में जाकर के। जनता चाहती है कि क्षेत्र का कोई व्यक्ति, क्षेत्र का ऐसा युवा व्यक्ति जो इस क्षेत्र से जुड़ा हो, इस मिट्टी से ताल्लुक रखता हो, इस मिट्टी के अच्छे बुरे को जानता हो, अपना की भावना को लेकर के क्षेत्र के अंदर जो काम करे। जनता पलक पावड़े बिछा करके बैठी है कि हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, हम उसको जिताएं। आपने जो क्षेत्र से क्षेत्रवाद की बात की, तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी के जो पिछले जो कैंडिडेट रहे हैं अरविंद पटेरिया, वो क्षेत्र के ना होने के वजह से हारे थे, या स्थानीय प्रत्याशी जो नाती राजा हैं इसीलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा था? इसके लिए देखो, ये चीज़ें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू हो जाता है। क्षेत्रता के आधार पर ना होने के कारण लोगों से जुड़ाव नहीं रहता है, लोगों से आत्मीयता नहीं होती है, लोगों से प्रेम परस्पर नहीं हो पाता है, लोगों से संवाद भी नहीं रहता। डायरेक्ट आप किसी को जब चुनाव लड़ने भेजते हैं तो उनकी आत्मीयता ना होने से, संवाद ना होने से, और संवाद और आत्मीयता ना होने के चलते भी कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा एक कारण बन जाता है। चूँकि मैं राजनीति को बहुत नज़दीक से समझने का प्रयास करता रहा हूँ लगातार तरीके से, भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। अच्छा, तो ये तो आपने जाहिर सी बात है कि क्षेत्रवाद जो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जो विधानसभा का जो कैंडिडेट हो वही वर्तमान वहीं का लोकल का हो, ताकि आम जनता का कई मुद्दों पर उससे जुड़ाव बना रहे। आप ये बताइए कि आपने राजनगर को अभी तक जो जाना और समझा है, आप लंबे समय से यहाँ सेवाएं भी दे रहे हैं, राजनगर में जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, सबसे बड़ी परेशानी किस चीज़ की है और किन मुद्दों पर कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हुए हैं जो वर्तमान के विधायक हैं, आप क्या देखते हैं अपने नज़रिए? राजनगर क्षेत्र के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से आई थी, जो बीमारू राज्य मध्य प्रदेश था, वैसी राजनगर भी बीमारू विधानसभा थी। चूँकि राजनगर विधानसभा 2003 के बाद बनी, 2008 में, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजनगर विधानसभा ने भी मध्य प्रदेश के साथ विकास के आयाम को छुआ है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, निश्चित तौर पर राजनगर विधानसभा विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक पीस रह जाती है, एक कसक रह जाती है कि सरकार तो बनती है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन विधानसभा हम भाजपा के खाते में नहीं डाल पाते हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं कुछ स्थितियाँ आ जाती है, विकास उस गति से इस क्षेत्र का नहीं हो पाता है। वो कहा जाता है कि डबल इंजन की जब सरकार होती है तो बेहतर विकास होता है, और ये राजनगर के साथ अक्सर हुआ है। सभी को पता होगा कि जब सत्ता बीजेपी के हाथ में होती है तो यहाँ के जो विधायक रहे हैं हमेशा दूसरी पार्टी से रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बातें कुछ ना कुछ कमियाँ हो सकती हैं। आप मुद्दे की बात हम कर रहे थे, किस मुद्दे को लेकर पीछे रहे हैं नाती राजा? कहाँ आप क्या मौका देखते हैं कि आप ऐसा कौन सा बड़ा उद्देश्य पूरा करेंगे, कौन सी ऐसी बड़ी जो आम जनता के साथ बात रखेंगे कि आपको जनता चुने और आपको टिकट दिया जाए बीजेपी से? देखिए, जो आपने विषय रखा मुद्दे को, मैं सबसे पहले तो ये है कि जनता का कोई भी विषय हो, एक जनप्रतिनिधि का, एक कार्यकर्ता का, एक समाज में काम करने वाले हर उस व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी रहती है कि किसी जरूरतमंद की कोई समस्या है उसके समाधान करने का प्रयास करें। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी एक बात को लेकर के बहुत वो रहता हूँ कि जब कोई समस्या लेकर के मेरे पास आता तो मेरे अंदर से एक आत्मा से आवाज़ निकलती कि इसकी समस्या का समाधान हर स्तर पर जाकर के करना है, चाहे उसके लिए मुझे नुकसान उठाना पड़े। एनएच का विषय था, सरकार हमारी थी, लेकिन एनएच का जब भी बात आई तो हमने निश्चित तौर पर जनता के साथ खड़े होकर के उस आवाज़ को सड़क पर उठाया। अभी जब एनएच के अंदर हमारे घूरा में जब हमारे बड़े भैया डॉक्टर अरविंद उपाध्याय जनपद सदस्य थे, तो वहाँ कोरोना के समय लोगों के मकान तोड़े गए थे, तब हमने जाकर के वहाँ खड़े होकर के लोगों की लड़ाई लड़ी, उस पर हमारे ऊपर FIR दर्ज हुई। तो जनहित के मुद्दों पे यदि समाज में आप काम कर रहे हैं तो भली पार्टी आपकी है, सरकार आपकी है, लेकिन यदि कोई बात जनता के बीच में खड़े होकर के मुझे कहनी पड़ती है तो मैं बड़ी मुखरता के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं पार्टी, समाज, इन सब के पहले देश है और देश जनता से बनता है। जब जनता हमारी खुशहाल रहेगी तब हमारा देश खुशहाल रहेगा, हमारा देश प्रगति करेगा, जब जनता प्रगति। अभी हम आपसे जो सवाल कर रहे हैं, अभी लगता है कि आप उसको दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जैसे आपने कहा है कि आप जनता से जुड़ाव रखते हैं, कोई भी नेता जब राजनीति में सक्रिय होना चाहता है तो आम जनता से जुड़ाव रहता है और समाज सेवा की बात करता है,
उस बेहतरी के ही प्रयासों से वो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन हम सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहे थे कि राजनगर किन मुद्दों को लेकर पीछे है, आप क्या बेहतर राजनगर के लिए करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपने जो अभी कही कि आम जनता के सरोकार की बात की आपने, आप अगर आप देखिए कि वर्तमान में हिंदुत्व की जो चर्चा है बड़े ज़ोरों पर है, तो आप अपने सीट पर किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कि यहाँ पे भी मुद्दा आ गया है? बिल्कुल है। हिंदुत्व तो हर व्यक्ति के रोम में, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। सनातन परंपरा मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। जब हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के प्रति कट्टर हो सकता है, तो हम हिंदू होकर अपने धर्म के प्रति कट्टर होना कौन सी गलत बात है? होना चाहिए, हर एक हिंदू को गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। और मैं तो खुले मंच से कहता हूँ इस बात को कि हम कट्टर हिंदू हैं। यदि कोई हमारे धर्म के खिलाफ आंख उठा के देखेगा तो हाँ, उसकी आंख नोचने में क्या समस्या है। लेकिन हम किसी धर्म की बुराई नहीं करेंगे। लेकिन यदि कोई धर्म का व्यक्ति हमारे धर्म पे कुठाराघात करे, हमारे धर्म पे आघात करे, तो यदि वो आंख दिखाएगा तो आंख निकालेंगे उसमें क्या बुराई है। ये आपने बहुत तेज तर्रार तरीके से अपनी बात रखी है कि हम ऐसे व्यक्ति के जो धर्म पर आक्षेप करता है, धर्म को बदनाम करने की कोशिश करता है, हम उसकी आंखों में आंखें डाल के उसका जवाब प्रत्युत्तर देंगे, जवाब देंगे। तो ये बताइए आपने ABVP से भी आपका जुड़ाव रहा है और आपने कहा कि संघ से भी आपका जुड़ाव रहा है, और लोकसभा की जो भोपाल सीट है, सभी को पता होगा कि जो प्रज्ञा भारती, साध्वी प्रज्ञा भारती ने उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीता भी था। वो लोकसभा सीट भी है भोपाल, यहाँ पर ये विस्तारक रहे हैं, आप विस्तारक रहे हैं, वहाँ पे आपने जो सीखा तो आप वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे राजनगर सीट में? राजनगर के बारे में आप क्या बेहतर कर पाएंगे, क्या सीख सकेंगे आप वहाँ से? देखो, मैं अपने जीवन का बहुत स्वर्णिम अवसर मानता हूँ जो मुझे पार्टी ने वो अवसर दिया कि भोपाल राजधानी के अंदर काम करने का जो मौका दिया। जब मैं वहाँ बूथ तक गया तो मैंने देखा कि भोपाल के अंदर किस स्तर की राजनीति होती है, किस स्तर से लोगों की मदद वहाँ पर की जाती है। उस स्तर को मैं कोई जिम्मेदारी में नहीं हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। पहले बड़ी जिम्मेदारियों में रहा हूँ। परिवार में राजनीति का माहौल है, परिवार में संघ का माहौल है, उस माहौल को देख करके मैं राजनीतिक क्षेत्र में आगे आया हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं उस क्षेत्र को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। चाहे मेरा पैतृक गाँव गंगवाहा हो, वहाँ भी मैंने वृक्षारोपण के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में प्रयास करने का काम किया। अभी आपने एक और आपको संज्ञान में होगा कि मैंने भोपाल के अंदर राजनीति करते हुए जब देखा कि समाज सेवा किस स्तर से की जा सकती है निस्वार्थ भाव से, तो मैंने अपने घर पे, क्योंकि मेरे बड़े भाई भाभी डॉक्टर हैं पेशे से, तो मैंने आंखों का और स्वास्थ्य का कैंप यहाँ लगवाना चालू किया। कोरोना काल में भी कुछ समय के लिए बंद रहा कैंप। लगातार 5 वर्षों से मैं अपने निवास पर बमीठा के अंदर नेत्र और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहा हूँ, जिसमें लगभग अभी 10,000 से ज़्यादा लोगों को मैं आंखों की रोशनी दे चुका हूँ। उनसे भी मेरा एक ही निवेदन रहता है कि आपको जब आंखों की रोशनी मिले तो आप अन्याय को न देखें। जहाँ अन्याय हो उसके खिलाफ डट कर के सामना करें। आपका ये बेटा आपकी आंखें इसलिए बनवा रहा है कि आप अन्याय को न सहें, तो न्याय के साथ खड़े रहें। जो न्याय की बात करें उनका बिल्कुल तन मन धन से सहयोग करें। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि मतलब समाज सेवा से आप जुड़े हैं और उनके नेत्रों की दृष्टि भी शायद इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वो आपको देख पाएँ, समझ पाएँ, और कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात है कि आप एक बेहतरीन नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आप समाज का और अपने विधानसभा राजनीति का बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एक बात, खास बात आपके एक खास सवाल ये भी है कि विधानसभा का जो क्षेत्र होता है छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा होता है। आप अपने आप को वर्चस्व पाते हैं। आप बमीठा, आपने बताया कि आप यही किसी गांव से बिलोंग करते हैं, गंगवाहा, और बमीठा में आप निवास करते हैं। राजनगर आपका कर्म क्षेत्र है और वहाँ पर आप बैठते हैं। लेकिन लवकुश नगर तक हमारी सीट, जो राजनगर सीट का लवकुश नगर क्षेत्र है, इधर रंगुआ वाला जो बेल्ट है, तो कहने के जितने ज़्यादा गांव हैं और जहाँ तक हमारी सीमा लगती है, क्या आपकी पहुँच वहाँ तक है? क्या आप उन मतदाताओं की भी स्वीकार हैं? मैंने अभी पिछले वर्ष लवकुश नगर मंडल के अंदर लगभग 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। ऐसा मुझे लगता है कि लवकुश नगर मंडल के जो गांव राजनगर विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, कोई गांव ऐसा शायद ना बचा हो मेरे संज्ञान से जिस गांव के पोलिंग बूथ तक मैं पैदल ना गया हूं। मैंने तिरंगा यात्रा के माध्यम से, ग्राम दर्शन एवं तिरंगा यात्रा के माध्यम से लवकुश नगर मंडल में विशेष तौर पर उस यात्रा में मैंने जब देखा, मैं जब गया, मुझे लग रहा था ऐसी यात्रा होगी तो 4 लोग जुड़ेंगे, नया नया उस क्षेत्र में जा रहा हूँ। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, उस यात्रा के जब आप वीडियो फुटेज देखेंगे, फोटो देखेंगे, तो उस यात्रा में मेरे साथ लगभग 500 से ऊपर लोग जो पैदल चलने वाले थे कड़ी धूप में। मार्च और अप्रैल के महीने में मैंने यात्रा निकाली थी। उस कड़कड़ाती धूप में भी जब लोग मेरे साथ निकले और लोग मेरे साथ गए तो कुछ लोगों की आंखें खुली रह गई।
ये क्या हो रहा है? एक नया व्यक्ति जब इस क्षेत्र के अंदर आ रहा है, जो संगठन की समझ रखता है, जिसका परिवार संगठन से निकल के आगे बढ़ा है, संकट को उठाया है, कठिनाइयों को सहाया। उमा भारती के समय के साथ ही हमारे पिताजी हैं। उमा भारती के समय जब गोलीकांड हुआ था उस समय भी हमारे पिताजी थे। और हमारे पिताजी तो ऐसे साहसिक नेता हैं, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल राजीव गांधी जी थे, जब वो निकल रहे थे तो काले झंडे दिखाने को कहा गया, तो पिताजी बोले ठीक है मैं दिखाऊंगा। बमीठा के अंदर हमारे पिताजी ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को चौराहे पे बमीठा में काले झंडे दिखाए और 3 दिन तक उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी। तो हम तो उस पिता के पुत्र हैं जो साहस से भरपूर है और जो जिसका सिर्फ एक ही धर्म है कि लोगों के साथ न्याय हो, गरीबों के साथ न्याय हो, कोई पीड़ित ना हो, कोई शोषित ना हो और सामंतवाद के खिलाफ मुखद्दा से यदि आवाज़ उठानी पड़े तो उठाता है हमारा परिवार। तो हम उसी पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता हैं, उसी पृष्ठभूमि के हम रखने वाले लोग। आपने बहुत बड़ी बात की कि अर्जुन सिंह के समय या राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस दौरान आपके पिताजी का काफ़ी वर्चस्व रहा है और आपका भी राजनीतिक वर्चस्व है। आपका कहना है कि पूरे क्षेत्र में आपकी स्वीकार्यता है, लोग आपको जानते हैं। आप ये बताइए कि राजनगर सीट में राजनगर एक विधानसभा के तौर पर जानी जाती है और इसमें कांटे का मुकाबला रहा है और इसमें अभी भी चर्चा की जा रही है कि जातिगत समीकरण यहाँ पे बैठाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि राजनगर जो सीट है इसमें जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं लोग ध्यान देते हैं? अभी बात की जा रही है पटेल वोटों की बात की जा रही है, हो सकता है ब्राह्मण बात की जा रही है, तो इन सबसे परे मानते हैं आप राजनगर सीट को? देखिए आज के समय में वर्तमान जो परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं जातिगत के उस तरफ मुड़ रहा है। देश के लिए बहुत ही घातक भी हो रहा है, हम जानते हैं, आप जानते हैं और वो राजनीति करने वाले लोग भी जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मजबूरन अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए जाति की बात करनी पड़ती है, वो उनकी मजबूरी है। वो नहीं करेंगे जाति की बात तो उनकी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। पुराने समय से लेकर आज तक भी जो अच्छा व्यक्ति है, जो समाज के लिए कुछ देना चाहता है, जो समाज में कुछ करना चाहता है, उसके लिए सर्व समाज आप साथ खड़े। मेरे साथ तो सारे समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोगों से बात होती है कि यदि पार्टी आपको टिकट देगी तो हम तन मन और धन दे करके आपका सहयोग करेंगे। अच्छा, एक और बात बताया कि आपने दावेदारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं कि किसी राजनीतिक रूप से या ये आला कमान फैसला लेता है कि कौन किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं। अगर किसी परिस्थिति में आपको टिकट नहीं मिलता है तब आप क्या करेंगे? आप क्या चुनाव लड़ेंगे या फिर आप कोई और रास्ता क्या करेंगे? देखिए, पहले तो मेरी प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मैं मांग रहा हूँ और एक भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए जैसे एक पुत्र अपने पिता से मांग करता है, मैं भी एक काम करने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने काम किया है, मेरे पिताजी ने काम किया, मेरे परिवार ने बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए खोया है। मेरे पिताजी ने जब आपातकाल था उस समय शासकीय नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा था राजनीतिक जनसंघ के कारण, तो मेरे परिवार ने खोया है पार्टी के लिए। इसलिए पहली प्राथमिकता मेरी ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मांगूं और भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार। दूसरी बात जो आपने कही, इसके बाद क्या होगा, तो मैं अपने जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे अपेक्षा रखते हैं, उनसे बात कर करके जो बात सामने आएगी उसके आधार पर मैं आगे का फैसला लूँगा। इसमें ये भी तो हो सकता है कि इसमें टिकट बंटवारे को लेकर शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री हैं उनकी चल सकती है, या अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा उनकी चल सकती है। आप क्या मतलब आपकी किससे निकटता है, किससे अपनी मांग भी किसके सामने रख रहे हैं? वी.डी. भाई साहब मेरे राजनीतिक गुरु हैं। मुझे गांव से निकाल करके भोपाल के अंदर पहचान देने में यदि श्रेय है तो आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का है। क्योंकि मैं जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जुड़ा हुआ था छतरपुर के अंदर, जब मैं पढ़ने गया तो आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी की नज़र बनी और मुझे उन्होंने संगठन मंत्री के नाते विद्यार्थी परिषद में जिम्मेदारी दी। उस समय वो हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे, मैं विभाग का संगठन मंत्री सागर करता। तो मेरा प्रथम यदि राजनीतिक कोई गुरु है तो वो मेरे पूज्य पिताजी हैं। उसके बाद मुझे समाज के माध्यम से और राजनीतिक क्षेत्र में और छात्र राजनीति के माध्यम से लाने का किसी ने प्रयास किया तो आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। तो मेरे गुरु भी हैं, मेरे आदर्श भी हैं, उनको देख करके ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये तो और बात बताइए कि वर्तमान में ज़्यादातर मैं कई विधानसभाओं का दौरा कर रहा हूँ, मुझे कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस 150 सीटों का वादा करती है, दावा कर रही है कि वो 150 सीटें लाएगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो बात की जा रही है, खास तौर पर जो लाडली बहना योजना है उस नैया पर सवार होकर पार होना चाहती है। आपको लगता है कि इस योजना का कुछ फर्क पड़ेगा आम जनता की? बिल्कुल पड़ेगा। मैं तो अभी अब लाडली एक तो नई योजना ऐसी बीजेपी की इतनी योजनाएं हैं कि यदि बखान करने बैठ जाओ तो सालों लग जाएगा। ये तो इसका तो ठीक है, इसका तो मिलना ही है, चाहे कन्यादान योजना हो, लाडली योजना हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो,
ऐसी अनेकों योजना भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जिसका निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा और आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। बस अब विषय है कि भारतीय जनता पार्टी इसको मैदान में उतारती है। कई बार ये हो जाता है कि लोग भाजपा को वोट देना चाहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत चेहरे से लोगों के कारण ना चाहते हुए भी पार्टी से नाराज होकर के किसी अन्य दल में चले जाते हैं, जो राजनगर के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जो 15 साल से हम देखते आ रहे हैं। ये इशारा है आपका, एक इशारा इन्होंने किया, आप सीधे तौर पर समझ गए होंगे कि अगर इन्होंने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी अगर किसी प्रत्याशी से नाराज होती है जनता और चेहरे को पसंद नहीं करती है तो वो स्किप कर जाती है किसी दूसरे प्रत्याशी में, हालांकि उस पार्टी से सरोकार नहीं रखता। आप एक बात बताइए खास तौर पर कि खजुराहो की जो राजनगर सीट है, आपने वहाँ के लिए क्या ऐसा बड़ा सोच के रखा है कि ये चीज़ है जो हमारे राजनगर में नहीं है, और आपने फोकस कर रखा हो कि अगर कभी आपको सेवा का मौका देता है राजनीति के माध्यम तो आप वो करके दिखाएंगे, क्या ऐसा खास? देखो, एक तो राजनगर के अंदर आदरणीय विष्णु शर्मा ये सांसद बने हैं, विकास के नए आयाम बने हैं, विकास के पथ पर बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से खजुराहो लोकसभा राजनगर विधानसभा दौड़ रही है। लेकिन यदि कभी मुझे अवसर मिला तो सबसे पहले बबीटा के अंदर एक कॉलेज खोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के विद्यार्थी, चाहे वो चंदनगर का क्षेत्र हो, चाहे बबीटा का क्षेत्र हो, छतरपुर जाना पड़ता है लोगों को पढ़ने के लिए। कई बार बस वालों से विवाद हो जाता है, रोज उनको 100 रुपये पहले किराया देना पड़ता है, फिर वहाँ किराया देना पड़ता है। इतना उनका आर्थिक शोषण होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी, खासकर की बालिका हमारी बहनें पढ़ने नहीं जा पाती हैं, तो 10वीं या 12वीं के बाद उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है। एक तो सबसे पहले बबीटा क्षेत्र के अंदर या चंदनगर क्षेत्र के अंदर कहीं एक महाविद्यालय खोला जाए, जिससे विद्यार्थी पढ़ सके और देश के विकास में और क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे सके। दूसरा, जैसे हमारे यहाँ PSC है, इस अस्पताल का उन्नयन कैसे बड़े स्तर पर हो सके, या सारी वो व्यवस्थाएं हो सके जो छतरपुर और लवकुशनगर और राजनगर के अंदर हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के जरूरतमंद और गरीब परिवार के लोगों को स्वास्थ्य लाभ निःशुल्क कैसे कम खर्चे में मिल सके, वो स्वास्थ्य यहाँ सुविधाएँ हों। तीसरा, खेल का ग्राउंड हमारे यहाँ बन ही रहा है आदरणीय सांसद जी के माध्यम से। चौथा, इस क्षेत्र के अंदर जो प्रतिभाशाली लोग हैं, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, विद्या के क्षेत्र में हो, उनको प्लेटफॉर्म दे करके और मदद कर करके कैसे उनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर राजनगर का और इस छोटे छोटे गांव बबीटा, चंदनगर इस क्षेत्र का भी विकास हो सके, लवकुशनगर का विकास हो सके, इसको लेकर लवकुशनगर को तो जिला बनाने की भी मांग की जाएगी आपके समर्थन में? बिल्कुल है। लवकुशनगर जिला बनेगा तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र का विकास होगा। क्यों होगा? उसका लवकुशनगर जब जिला बनेगा बहुत सारी चीज़ें होती, छतरपुर बहुत बड़ा है, भौगोलिक दृष्टि से, व्यवसायिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एक से एक बड़े खंडर वहाँ है। लेकिन जब लवकुशनगर जिला बनेगा, निश्चित तौर पर हम जैसे जो युवा हैं उनका विकास होगा और क्षेत्र में सामाजिक स्तर सुधरेगा, व्यापारिक विकास होगा और बहुत सारे ऐसे विकास लवकुशनगर जिला बनने के साथ होंगे। और मैं जिले की समर्थन में। एक आखिरी सवाल ये है कि जब कोई प्रत्याशी किसी पार्टी से दावेदारी करता है तो आप विपक्ष पर धड़ाधड़ आरोप लगाता है, कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है। आप हमारी इतनी लंबी आपसे बातचीत हुई, आप ये बताइए, आपको सेवा का मौका मिलता है, आप बहुत कुछ बेहतर करके दिखाएंगे, आपका विजन है, लेकिन 15 सालों से शासन कर रहे नाती राजा को कहाँ कमतर पाते हैं? उन्होंने क्या बेहतर नहीं किया है? कहाँ उनके शासन में कमी रह गई है कि जनता बीजेपी से आपको टिकट मिले और जनता आपको चुनेगी? वो कहाँ कम साबित हुए हैं आपकी जनता की उम्मीद होता है? पहला तो मैं जो राजनीति करता हूँ, मेरा राजनीति करने की जो शैली है, मैं लोगों को आरोप प्रत्यारोप में ना पढ़ करके अपने काम को बेहतर करने में कैसे अपने आप को खपा सकूँ। दूसरों की लाइन छोटी करने में लगा रहूँगा तो अपना समय बर्बाद करूँगा, अपनी लाइन बड़ी करने में मैं अपना समय व्यदा करूँगा, अपने क्षेत्र की जनता का भला करने में समय खपा करूँगा, तो उसका फायदा क्षेत्र की जनता को होगा, व्यक्तिगत तौर पर मुझे होगा और पार्टी को भी होगा। 15 साल से वो यहाँ विधायक हैं, उन्होंने जो काम किया है वो आपके सामने है, और 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने जो काम किया वो आपके सामने है। मैं कुछ कहूँ या आप कुछ कहें, ये जनता को तय करना है। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के अंदर जब से सांसद जी आए हैं, BD शर्मा जी, विकास के नए आयाम लगे, बुलेट की तरफ लोग ट्रेन की तरफ विकास दौड़ा है। उनके समय था तो उनके समय निश्चित तौर पर राजनगर का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो निश्चित तौर पर जब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, जब डबल इंजन का जो आपने कहा सरकार होती है, तो विकास की ट्रेन इतनी तेजी से दौड़ती है, तो इसको देखने की। तो आप युवा तो हैं ही, तो जाहिर सी बात है युवाओं का जुड़ाव आपके साथ रहेगा और बड़े पैमाने पर आप के साथ जुड़ते चले जाएंगे युवा। लेकिन बुजुर्ग, महिलाएं और इसके अलावा अन्य जो दल हैं, अदर कास्ट के हैं, अदर संप्रदाय के लोग हैं, उनका भरोसा आप कैसे जीत पाएंगे? उनके लिए क्या खास आपने सोच रखा है? मैं संघ पद्धति का स्वयंसेवक हूँ। संघ में एक भाव चलता है समरसता।
सब समाज को साथ लेकर के सभी बुजुर्ग हो, छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्गों का काम है कि छोटों को आशीर्वाद देना। तो मुझे भरपूर आशीर्वाद, मैंने बताया कि मैं जब पैदल यात्रा करने गया 110 किलोमीटर की मैंने की, पैरों में छाले पड़ गए। 4 दिन में खेत खलियान पैदल घूमा, तो हुजूम लेकर के बुजुर्गों का, युवाओं से ज़्यादा बुजुर्ग मेरे साथ थे, तो बुजुर्गों का इतना भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का कोई तो व्यक्ति आए, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, क्षेत्र का चुनाव लड़े, क्षेत्र का नेतृत्व करे। लोग भी चाहते हैं, जैसे आप देखो सरपंच का जब चुनाव होता है, मान लो एक गांव का कहीं चुनाव होता है, दूसरे गांव का व्यक्ति कहीं चुनाव लड़ने आए, तो क्या करेंगे? जैसे पीरा में आप रहने वाले हैं, पीरा में बमीठा का व्यक्ति सरपंच जी का चुनाव लड़ने जाए तो पीरा की जनता क्या करेगी? एक्सेप्ट नहीं करेगी उसको। ऐसे इस क्षेत्र का भी हाल है। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं, लोकसभा में किसी को भी कहीं से टिकट दे दो, क्योंकि वो राष्ट्रीय इशूज़ पे चुनाव होते हैं। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के होते हैं, जनहित के मुद्दों को लेकर के छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि विधानसभा से ही मध्य प्रदेश का विकास होगा, मध्य प्रदेश का विकास होगा तो क्षेत्र का, राजनगर का विकास होगा, पंचायतों का विकास होगा। तो एक आखिरी सवाल ये है कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी जो विधानसभा सीट की जनता को, जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको टिकट मिलेगी और आप विजेता बन के यहाँ से निकले हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता से एक ही निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक ही बात का विनती कर रहा हूँ कि आज मेरा समय संघर्ष का हो सकता है, तो आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आज मैं जनता का सहयोग मिला, आगे भी सबका सहयोग मिला, आप भी मेरा सहयोग करें और क्षेत्र के अंदर आप देखें अच्छा कौन है, बुरा कौन है, बेकार कौन है, सही कौन है। जो व्यक्ति समाज के लिए सही तरीके से काम करे उसको आप चुने, इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व दें और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को भी देखें, क्योंकि भाजपा ने आपको बहुत कुछ दिया है। तो भाजपा के साथ आप रहें, भाजपा को जिताएं और फिर से एक बार शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके ये विधानसभा भी अच्छे व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी निश्चित तौर पर के, उसको जिता करके विधानसभा भेजें और खाता यहाँ का खोलें इस बार। तो ये थे बहुत ही तेज तर्रार तेजी से युवा नेता ने हमारे सामने बातें की। अरुण उपाध्याय थे और अरुण उपाध्याय संघ से भी जुड़े हैं, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हैं और संघ की जो विचारधारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की, उसको लेकर साथ चलते हैं। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और ख़ासतौर पर एक अधिवक्ता होने के नाते उन्होंने जो कहा है कि अगर उन्हें मौका मिलता है, राजनगर की जो सीट है, राजनगर की मतदाता है, राजनगर की जो जनता है, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है, तो जैसे एक अधिवक्ता न्याय दिलाता है, 2 पार्टों में फंसी हुई जो व्यक्ति होते हैं, जो पक्ष होते हैं, उसमें एक व्यक्ति को न्याय दिलाते हैं ये, तो उस वैसा ही न्याय आम जनता को दिलाएंगे, राजनगर की जनता को दिलाएंगे और राजनगर को भी बड़े पैमाने पर विकास की धारा के साथ जुड़ेंगे। ये थे हमारे साथ अरुण उपाध्याय, आपको बहुत धन्यवाद और आपको आपकी उज्जवल भविष्य और राजनीति बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।